नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा में अशोक वानखेड़े। इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में अलग अलग मीडिया अलग अलग रिपोर्टिंग कर रही है। भारत की मीडिया एक तरफा दिखा रही है कि चीन नक्शे से खत्म हो, ईरान नक्शे से खत्म होने वाला है, इजराइल बहुत जोरदार हमले कर रहा है। इसमें कुछ आश्चर्य नहीं है। ट्रंप और नेतन्याहू ये जो चाहेंगे वो मोदी जी करेंगे, और मोदी जी जो चाहेंगे या करेंगे वो उनके करने से पहले राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। और गोदी मीडिया मोदी चाहे उससे पहले ही लौट जाता है। मीडिया रिपोर्टिंग करती है, एक फेयर रिपोर्टिंग, अनबायस रिपोर्टिंग। ग्राउंड पर कौन किसको कितना डैमेज किया सब बताया जाता है। अपना चलो था तो कोई बात नहीं, नहीं बताए। ईरान और इजराइल में कौन वहां पर फुफ्फा बैठा है, कम से कम रियल रिपोर्टिंग करिए। दोनों के साथ हमारी मित्रतापूर्ण संबंध है, लेकिन यहाँ पर इजराइल नक्शे से खत्म हो गया। जैसे पाकिस्तान को मिटा दिया, चीन को मिटा दिया, टर्की को मिटा दिया, सब तो नक्शे से खत्म हो चुके हैं। अब ईरान खत्म हो रहा है। हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। जिस आयरन डोम का डंका पूरी दुनिया में बज रहा था, उस आयरन डोम की फजीहत हुई है। फतह 1 फतह 2 मिसाइलें जो हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं, उन्होंने आयरन डोम को बिल्कुल नाकाम किया है। तेल अवीव और हाइफा ये दो शहर इजराइल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आर्थिक रूप से और रणनीतिक रूप से, सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों में भयंकर तबाही मची है। बर्बाद शहर, तो बर्बाद गुलिस्तान होता है ना, बर्बादी नजर आ रही है चारों तरफ। चारों तरफ इमारतें ध्वस्त हैं, पूरा वीरान बनता नजर आ रहा है। और आम आदमी तो बंकरों में जो स्पेशल इजराइल बना रखा है उसमें छिप रहे हैं। फिर भी अब तक करीब करीब 2 दर्जन मारे जा चुके। ये हालात अमेरिका के लिए चिंता का सबब बन गए। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया का सरपंच, G7 जो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण समूह है, उस बैठक को छोड़कर भागे हैं अमेरिका। बीच बैठक, मतलब बैठक अभी शुरू नहीं हुई थी, कनाडा पहुंच करके बस फोटोग्राफी अभी हो पाई थी और अमेरिका भागना पड़ा। ये हालत हो चुकी है। और ईरान के साथ रसिया और कुछ और देश, चीन, ये तो बिल्कुल खुलेआम आ गए हैं। चीन तो हो सकता है सैन्य सामग्री भी दे क्योंकि उसने कुछ ऐसे स्टेटमेंट जारी किए हैं। तो जिन स्थितियों में अमेरिका और इजराइल फंसे हैं, उसमें भारत भी क्या फंस गया है, ये भी एक बड़ा सवाल है। भाव को ले आइए चर्चा में, फटाफट ले आइए। स्वागत है भाव। G7 की बैठक, G7 का महत्व समझना है तो 2 लाइन में पूरी दुनिया समझ सकती है। दुनिया की 10% पॉपुलेशन है G7 कंट्री में, कुल 10% पॉपुलेशन, और दुनिया की जीडीपी का 44% G7 के पास। मतलब करीब करीब आधी आर्थिक ताकत G7 में है और आबादी 10वां हिस्सा। उस G7 से दुनिया का सरपंच बीच में ही भागा। इससे बड़ी इमरजेंसी नहीं हो सकती है। वहां पर इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है, ये जो इन खबरें आ रही हैं, और इसलिए उनको निकलना पड़ा है। आपको मैं खबर दिखाता हूं, कुछ खबरें जरूरी हैं स्टेब्लिश करने के लिए पूरी चर्चा। लाइए, तेल अवीव में धमाके। अब तेल अवीव से बहुत लोग न समझे कि ईरान में होगा, नाम से कुछ लग रहा है मुसलमान टाइप, तो ईरान में होगा। तेल अवीव सबसे महत्वपूर्ण शहर है इजराइल का, सबसे महत्वपूर्ण शहर। तेल अवीव में आर्थिक और रणनीतिक दोनों ठिकाने हैं। तमाम जगहों पे आग लगी पड़ी है। ट्रंप ने ईरानियों को चेतावनी दी कि तेहरान छोड़ दें। ट्रंप चेतावनी तो ट्रंप दिन में कम से कम 50 बार देते हैं। उनका लोड एक ही व्यक्ति लेता है, नरेंद्र मोदी, बाकी कोई नहीं लेता है। अगली खबर लाइए, अगली खबर लाइए। ये देखिए, ट्रंप G7 समिट से अचानक क्यों लौटे। फ्लाइट में बैठते ही ईरान को लास्ट वार्निंग। तो लास्ट वार्निंग पे तो हम चर्चा कर लेंगे कि कितना कौन सुन रहा है, लेकिन अचानक लौटना पड़ा, ये आप जान लीजिए। आगे लाइए, खबर लाइए, आगे फटाफट लाइए खबर। ये ट्रंप साहब ने जो अपना उनका है ट्रूथ, उस पर जो पोस्ट की है वो जरूरी है। ईरान शुड हैव साइंड ए डील, आई टोल्ड देम टू साइन, व्हाट सेम एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ,
simply stated, Iran can't have a nuclear weapon. I said it over and over again. Everyone should immediately evacuate Tehran. मतलब जो कर रहे हैं ना, तेहरान सब छोड़ दो, क्योंकि अब हम आ रहे हैं मैदान में। अब ये आशंका जताई जा रही है कि युद्ध में सीधा शामिल होगा। अब तक जो छिपा बैठा था ट्रंप नाम का एक व्यक्ति, वो सीधा भी शामिल हो सकता है। ट्रंप के एक बयान से दुनिया परेशान, भारत को भी होगा तगड़ा नुकसान। वही जो कहा कि तेहरान खाली करिए, इसके बाद तेल की कीमतों में उछाल आने लगी है, अभी से उछाल आने लगी है। और तेल की कीमतें उछली तो तेल और भारत ये दोनों ऐसे जुड़े हैं कि भारत का तेल निकल जाएगा। अगला लाइए, तुरंत लाइए, ये देखिए हालात। ईरान की सरकारी टीवी पर चैनल पर अटैक किया था। बिल्डिंग पर किए गए हमले के बाद ईरान ने कहा है कि वह इजराइल की धरती पर इतिहास के सबसे बड़े और सबसे तीव्र मिसाइल हमले की तैयारी कर रहा है। जबकि तेहरान में विस्फोटों की भी खबर है और तेल अवीव में हवाई हमले के सायरन बज रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर धमकी देते हुए तेहरान के सभी निवासियों को वहां से भाग जाने का आदेश दिया है और कहा है कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान पर इजराइल के हमले में मरने वालों की संख्या 220 से ज्यादा हो गई है। 70 महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इजराइल पर ईरानी हमलों में 20 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। ईरानी मेहल समाचार एजेंसी का कहना है कि पिछले 1 घंटे में पूर्वोत्तर तेहरान में विस्फोटों की आवाज सुनी गई है। इसने आसमान में धुआं उठते हुए फुटेज पोस्ट किए हैं। अल जजीरा की सनद एजेंसी द्वारा सत्यापित अन्य वीडियो में तेहरान में इमारतों के ऊपर धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। ये है एक चैनल पर अटैक किया था, उसके वीडियोज भी हैं अब सोशल मीडिया पर। एंकर उठ के भाग गई और 5 मिनट बाद फिर वो चैनल स्टार्ट हुआ और उसी एंकर ने बुलेटिन किया। उसके बाद वो हम ट्वीट अभी नहीं दिखा पा रहे हैं भाव, हो सकता है बीच में दिखा दें। ईरान ने, भारत कैसे दिक्कत में आता जा रहा है, ईरान ने एक बाकायदे पोस्ट किया है भारत के लिए, स्पेशली भारत के लिए। कहा है भारत की मीडिया को इसकी जो है आलोचना करनी चाहिए। मीडिया पर बम गिराया है, मिसाइल गिराया है, चैनल पे गिराया है, तो भारत की मीडिया को इसकी निंदा करनी चाहिए। यानी ईरान भारत की मीडिया पर पूरी नजर रखे हुए है कि ये कहां पर अभी नृत्य चल रहा है इनका। अब यहीं पर रुकते हैं, अभी और कुछ चीजें आनी बाकी हैं। ये जो हालात बन रहे हैं, इन हालातों में भारत पर तो बाद में चर्चा करेंगे। अभी एक सबसे बड़ी चर्चा हाइफा पर करनी है। अडानी ईरान के टारगेट पर, तेल अवीव के बाद दूसरा सबसे ज्यादा जो टारगेट पर शहर है वो हाइफा है। और ये हाइफा अडानी का अड्डा है। अडानी का अड्डा भी क्यों ईरान के टारगेट पर है, इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये G7 छोड़ के भागना, ये दुनिया के लिए कैसा संकेत है फिलहाल भाऊ? दो चीजें हैं। G7 में एक प्रस्ताव भी सामने आने वाला है जिसमें ईरान और इजराइल के बीच में शांति वार्ता स्थापित करने की बात हो रही है। G7 के सारे देश अमेरिका छोड़ के इसके प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। देखना है कि भारत इस प्रस्ताव से भी भाग जाता है या प्रस्ताव पे हस्ताक्षर करता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि भारत इनवाइटेड है, शायद प्रस्ताव पे हस्ताक्षर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन दो चीजें हैं। एक, अमेरिका ने, जहां तक जितनी मैंने पढ़े हैं विदेशी अखबारों में, जो खासकर अमेरिका के अखबार ये बता रहे हैं कि अमेरिका अब सीधा सीधा इस जंग में उतरने की तैयारी कर रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अमेरिका सोच नहीं रहा था कि इजराइल के अंदर बमबारी होगी। आपने जो हाइफा शहर बताया है, उस हाइफा में अडानी का तो इंटरेस्ट है ही, लेकिन गूगल से लेके माइक्रोसॉफ्ट के सभी बड़े मल्टीनेशनल जो अमेरिका की कंपनियां हैं, उनके ऑफिसेस हैं। वो भी अपने देश में प्रेशर बनाए हुए हैं कि भैया हमारी रक्षा आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। तो ईरान का आयरन डोम तोड़ के इन शहरों पे मिसाइल गिराना, G7 में शांति प्रस्ताव के लिए दबाव बनाए रखना, और अमेरिका का अब मंसूबा सीधा युद्ध में उतरने का है। ऐसे में कनाडा से वो तुरंत अमेरिका बिना G7 अटेंड किए भाग गए, वापस चले गए। जाने के पहले उन्होंने 2-3 बातें बहुत जरूर की। उन्होंने पुराने ओबामा रेजिम को बहुत बुरी तरह से गालियां दी। उन्होंने कनाडा के भी पूर्व रेजिम को गालियां देते हुए कहा कि रशिया को G8 से निकाल के G7 नहीं करना चाहिए था।
रशिया को बनाना चाहिए, चीन को भी लेने की वो हिमाकत कर रहे हैं इनडायरेक्टली, क्योंकि उनका व्यापारिक हित है। मैं आपको बता रहा हूँ, वो मतलब ये आदमी ट्रम्प किसके भरोसे का नहीं। उधर यूक्रेन को युद्ध के लिए तैयार किया, यूक्रेन को युद्ध में झोंका, युद्ध को पैसा दिया यूक्रेन के लिए। इधर रशिया के खिलाफ फ्रंट खोला, बाद में रशिया से दोस्ती की और यूक्रेन से दोहन किया, हमने कर्जा दिया तुरंत वापस करो, नहीं तो हमको जो मेटल्स है तुम्हारे यहाँ जो खनिज है उसका अधिकार दे दो, मैं तो व्यापार करता हूं। वो भारत को दोस्त मानता है लेकिन भारत को कॉर्नर कर दिया। कनाडा की और उनकी तो वैसे ही दोनों तरफ से लगी हुई है। कनाडा के साथ ट्रेड वॉर चल ही रहा है, मैक्सिको के साथ ट्रेड वॉर चल ही रहा है। और यदि अमेरिका उतरता है खुलकर तो चीन रशिया भी खुल के उतरेगा और नॉर्थ कोरिया भी। नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह शासक है उसने पहले ही स्टेटमेंट जारी किया कि हम ईरान के साथ है, और अमेरिका यदि इसमें उतरने की बात करता है तो अमेरिका को नॉर्थ कोरिया को फेस करना होगा। हमारी मिसाइल और हमारी एटॉमिक एनर्जी का फिर उन्हें सामना करना होगा। दो टूक बात में उन्होंने किया, क्या हम विश्व युद्ध की तरफ जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट उन्होंने कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने, ट्रम्प साहब ने, उन्हें कहा कि मैंने उनको कहा, इजराइल को और ईरान को, खासकर ईरान को कहा कि तुम एटॉमिक बम बनाने की विचार दिमाग से निकाल दो और अच्छा व्यापार करो, आप हम अच्छा व्यापार करेंगे, आपको मैं बहुत खूब दिलवाऊंगा, आपको मैं समृद्ध बनाऊंगा। और देखिए ऐसा ही मैंने पाकिस्तान और भारत को बोला था और दोनों ने मेरे कहने पर युद्ध रोका था। फिर एक बार उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि भारत में सीज फायर उन्होंने करवाया। उन्होंने कहा कि व्यापार जैसा टूल हो नहीं सकता और मैं इसको लगातार यूज करूंगा और मैं ईरान में भी यूज करूंगा। एक खबर यह भी है कि ईरान काफी देशों के जो मित्र देश है ईरान के, लेकिन उनकी अमेरिका के साथ भी अच्छी रिलेशन है, उनसे ये भी अमेरिका को मैसेज छोड़ रहा है कि आप कृपा करके युद्ध में ना उतरे, हम आपकी से दुश्मनी नहीं लेना चाहते। लेकिन फिर इजराइल को उसका के, इजराइल भारत नहीं है आशीष, जो आप पहले युद्ध के लिए उसका दो और उसके बाद उसका गला दबा दो। इजराइल फिर अपनी रणनीति तय करेगा जो अमेरिका के लिए भी घातक होगा। तो अब अमेरिका के पास ईरान का आक्रामक रवैया देखकर कोई चारा नहीं है कि वो युद्ध में उतरे। और उन्होंने वार्निंग दी है कि लोग तेहरान छोड़ के जाए। उन्होंने कहा कि मूर्ख लोग है, ये सुनते नहीं मेरी बात। और भारत और पाकिस्तान को भी मूर्ख कह गया। कॉमन सेंस इन्होंने यूज किया, बोले जो नहीं कर रहे थे पहले। They use the common sense on my request. They called for a ceasefire. I warned them, I will not do trade with you. कुल मिला के इराक की मैं आने वाला समय में ये युद्ध समाप्ति होगी, इसका मुझे अंदेशा है। कि इजराइल भी बहुत ज्यादा तैयारी करके आक्रामकता कर रहा है इजराइल का, और ईरान भी। ईरान का नुकसान ज्यादा हो गया, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। क्या बाकी इस्लामिक देश ईरान के पीछे रहेंगे? क्या चाइना और रशिया उनके साथ जाता है तो पाकिस्तान क्या करेगा? टर्की क्या करेगा? कई बातें हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ईरान के साथ खड़े होने का ऐलान पहले कर दिया है। दोनों में कुल मिलाकर के 16,000 स्क्वायर किलोमीटर का कुल मिलाकर के है जो है इजराइल। इससे 80 गुना बड़ा है ईरान। कई बार जो मैन पावर का मतलब मानवीय क्षति दिखती है, उस मानवीय क्षति पर युद्ध की एकदम जो असलियत है, ग्राउंड रियलिटी है, उसको आंकना मुश्किल होता है। वजह 2-3 पॉइंट पे सोचना होगा। एक तो इजराइल के भीतर हमास और हूती, इन दोनों ने पिछले 1.5 साल से लगातार मिसाइल अटैक की, लेकिन कभी भी वहां से जनहानि की खबर नहीं आई कि वहां पर 5 भी लोग मरे हों। कभी भी
वो लगातार 50-50, 100-100 मिसाइल हूती फायर करता था, हमास करता रहा, नहीं आए। क्योंकि वो आयरन डोम रोक लेता था, और उसी आयरन डोम के बाद उसी को और अपग्रेड करके गोल्डन डोम की बात की ट्रंप ने। लेकिन ईरान की मिसाइलों के आगे वो गोल्डन तो आयरन डोम वो फेल हो गया। खासकर फतह 1 फतह 2 के सामने हाइपरसोनिक स्पीड है 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। 18,000, वो उस स्पीड में आयरन डोम फेल हो गया। बहुत सारे विश्लेषक जो वर्ल्ड वाइड हैं, जो युद्ध का विश्लेषण करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ऐसी स्थितियों का अंदाजा इजराइल को नहीं था। अब नहीं। इजराइल के सामने ये दिक्कत है कि इजराइल वो मुल्क है कि अगर यहां से पीछे हटा और ईरान ने कर दिया हमला, तो इजराइल के अस्तित्व पर खतरा है। इसलिए अब वो पीछे नहीं हट सकता है, फंसा इजराइल है। ईरान को तो नुकसान, बड़ा कंट्री, बड़ा देश है, 10 जगह, हर जगह छोटे देश की सुरक्षा आसान होती है। बड़ा देश है तो पूरे बड़े देश को कवर करना डिफेंस सिस्टम में, तो इसलिए नुकसान वहां पर जनहानि ज्यादा दिख रही है। लेकिन इजराइल के लिए, जिस इजराइल को अभेद्य माना जाता था, किसके लिए दिक्कत होती? अभेद्य माना जाता था। ईरान तो अभेद्य नहीं था, अभेद्य इजराइल था। उस इजराइल में छेद ही छेद हो रहे हैं। हाइफा में, जरा हाइफा वाली खबर दिखाइएगा। हाइफा में, उस खबर में देखिए कि कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। हाइफा में ऑयल डिपो है, हाइफा में जितना गैस डिपो है, ये सब के सब तमाम जगहों पर आग लगी हुई है। तो हाइफा और तेल अवीव रीढ़ टूट जाएगी। उसके साथ साथ जो ये धमकी है, तेहरान खाली करो हम आ रहे हैं, ईरान ने कल ईरान में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जिसके बाद ये खबर आई है कि ईरान परमाणु अप्रसार संधि से भी बाहर हो। अगर ये होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए शुभ संकेत नहीं होंगे। परमाणु अप्रसार संधि से आप कह रहे हो कि ट्रेड पे आओ, हमारे जो है वो पर्यवेक्षक जाएंगे ईरान के परमाणु ठिकानों पर, वो कह रहा है अब तुम भेजोगे क्या, हम तो अब परमाणु अप्रसार से भी बाहर हो जाएंगे, जाओ अब जो करना है करो। ये मोड दुनिया को इशारा कर रहा है कि जो समझा था, खासकर वेस्टर्न कंट्रीज ने और वेस्टर्न माइंडसेट ने, और हमारे यहाँ के गोदी माइंडसेट ने, ये भी इसमें जोड़ना जरूरी है। जो विदेश नीति और कुछ नहीं, उनके लिए मोदी नीति सब मान लिया है कि मोदी का झुकाव किधर है, उधर झुक जाना है हमें। सबने मान लिया कि ईरान खत्म है, इजराइल 2 घंटे में खत्म कर दे। वो इजराइल भारी पड़ रहा है। अगर वो इजराइल भारी पड़ रहा है तो मिडिल ईस्ट के बाकी देश जो मुस्लिम वर्ल्ड है, उस मुस्लिम वर्ल्ड, पाकिस्तान से बात आई ना कि इस्लामिक बम, परमाणु बम को इस्लामिक बम, कई बार कहते हैं कि हम इस्लामिक बम फोड़ेंगे, तो कहा इजराइल पर इस्लामिक बम मारेंगे। ईरान ने कहा पाकिस्तान का परमाणु बम हम तुम्हारे ऊपर फोड़ देंगे। अब परमाणु पर भी थोड़ा सा मैं वक्त ले रहा हूं, 1-2 मिनट। परमाणु पर भी आज ही एक रिपोर्ट आई जो दुनिया भर के परमाणु हथियारों पर नजर रखती है। परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली एजेंसी ने बताया है कि दुनिया भर में जो परमाणु हथियार हैं, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा तो रूस और अमेरिका का है। रूस और अमेरिका करीब करीब बराबर पर है। चीन 600 परमाणु बम तैयार कर चुका है, 600। बहुत तेजी से चीन सबसे तेज परमाणु अस्त्र में, चीन सबसे तेज ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि 1945 में परमाणु अस्त्र अमेरिका के पास आए और 48 में रूस के पास आए, 52 में यूके के पास आए, ब्रिटेन के पास आए। ये सब देश उसमें इतने में हैं। चीन बहुत बाद में आया, और चीन दनादन स्पीड पिछले कुछ वक्त में वो किया है, 600 पे पहुंचा है। पाकिस्तान के पास 170 है, 170 परमाणु बम, 170 परमाणु। उत्तर कोरिया है इसमें, उत्तर कोरिया भी यूक्रेन में ओके टेस्टेड हो चुका है। उत्तर कोरिया के हथियार हमेशा कहे जाते थे ये बनाया, लेकिन कभी भी युद्ध के मैदान में उसका ट्रायल और टेस्ट नहीं हुआ था। रसिया की तरफ से उसका टेस्ट हुआ है, और यूक्रेन ने कहा है कि बहुत सटीक है, बहुत सटीक हथियार हैं उत्तर कोरिया की। ये यूक्रेन ने पुष्टि की, क्योंकि यूक्रेन में वो हथियारों का इस्तेमाल हुआ रूस की तरफ से। तो ये देश जो लामबंद ईरान के पक्ष में हो रहे हैं,
ये ट्रंप के खाली ये जुबानी जमा खर्च से दुनिया न माने, मैं इसलिए हम ये चर्चा में आपसे समझना चाह रहे हैं कि उसके जुबानी जमा खर्च पे तेहरान उड़ा देंगे, कल ईरान उड़ा देंगे, परसों फ्रांस उड़ा देंगे, उसकी जुबानी जमा खर्च से नहीं इसको माना जाना चाहिए। दुनिया कहां पर किस मुहाने पे खड़ी है और भारत उसमें, भारत के एंगल से मैं समझना चाहता हूं, भारत उसमें कहां पर खड़ा है। देखिए आशीष, भारत की स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। क्या इस शांता मतलब आप यूनाइटेड नेशंस में ही इजराइल और ईरान के शांति संदेश से भाग गए और आपने बता दिया कि आप इनडायरेक्टली अमेरिका के लॉबी के साथ हैं। कल यदि ये युद्ध व्यापक हो जाता है तो ये युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच में नहीं होगा। जब अमेरिका उतरेगा तो रशिया उतरेगा, फिर नॉर्थ कोरिया उतरेगा, चीन उतरेगा, फिर ये अमेरिका पे भी हमले होंगे, अमेरिका के इन देशों पे हमले होंगे। पाकिस्तान ने पहले बोल दिया वो ईरान के साथ है, तो फिर वो इजराइल पे हमला करेगा। भारत का देखिए, लंका, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान, ये सारे हमारे पड़ोसी। हम बीच में कहा। नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज ने हमें अमेरिका के साथ रहने के लिए मजबूर कर दिया है, और कल यदि अमेरिका ने अपने साथ लाने के लिए मजबूर कर दिया तो फिर युद्ध का बहुत बड़ा रण क्षेत्र भारत होगा। यदि आप अमेरिका का साथ देते तो फिर रशिया, चीन, पाकिस्तान ये इकट्ठा हमको निपटाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जब विश्व युद्ध की स्थिति बनेगी तो युद्ध सिर्फ एक जगह नहीं खेला जाएगा, पूरे विश्व में होगा। मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन, हाँ, और मेरे दोस्त का दोस्त मेरा दोस्त। क्या फिर हमें अमेरिका बचाने आएगा? जिस अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ हुए ये छोटे युद्ध में भी हमको लताड़ाई है, और आप गुट निरपेक्ष कैसे रहोगे? फ्रांस में कह के आए आप कि गुट निरपेक्ष हम हैं। कहाँ गुट निरपेक्ष हो आप? मैं वही तो कहा, गुट निरपेक्ष कहाँ है आप? आप गुट निरपेक्ष तब होते कि जब आप शांति वार्ता के लिए प्रस्ताव पे साइन करते यूनाइटेड नेशंस के। आप प्रस्ताव से भाग नहीं जाते। आप प्रस्ताव से भाग के आपने इनडायरेक्टली इजराइल को समर्थन करने का, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट समर्थन करने की बात कही। हाँ। वो इसलिए कि एक लाला के इंटरेस्ट है वहां इजराइल में, उसका डिफेंस का एक ड्रोन बनाता है इजराइलियों के साथ मिलके, वो इजराइल में एक पोर्ट संभालता है, और फिर अमेरिका इजराइल के साथ है, जिस अमेरिका में उसका वारंट निकला हुआ है। तो अब भारत की, मैंने तो आपको कहा, भारत की विदेश नीति जब हम तय करते हैं तो हमें पहले अडानी के इंटरेस्ट देखने पड़ते हैं। हाँ। अडानी का यदि उस देश के साथ इंटरेस्ट है, वो देश अपना कितना भी बड़ा दुश्मन है, तो हमें उससे दोस्ती करनी है, क्योंकि अडानी जी का इंटरेस्ट बचाना है। ये 145 करोड़ लोगों की क्या औकात है? ये कौन है भाई? ये थोड़ी भारत है। मोदी जी के लिए अडानी ही भारत है। तो कुल मिला के अमेरिका का G7 छोड़ के वापस जाना, और ये ट्रंप, ये अनगाइडेड मिसाइल है। हो सकता है कल ये युद्ध में डायरेक्ट उतरने की घोषणा करेगा और एक तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करेगा। हाँ, ये मैं इसलिए इस बात को जो आपने कहा ना कि ये तीसरे विश्व युद्ध या खुद आ जाए, 3 दिन हो गए, 3 दिन से अमेरिका में कैंपेन चल रहा है, सड़कों पर लाखों लोग आए, नो किंग, ट्रंप के खिलाफ, कि यहाँ पर ये लोकतंत्र का, तो अमेरिका लोकतंत्र का सबसे मजबूत मिसाल माना जाता है, वहां पर नो किंग, जो ये अपनी मनमानी है, राजा टाइप का बिहेवियर है, इसके खिलाफ लाखों लोग अब ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। सत्ता छोड़ो ट्रंप इस मिशन के साथ सड़कों पर है। जब भी ऐसा होता है, वो कितनी भी मैच्योर डेमोक्रेसी हो, इमेच्योर डेमोक्रेसी में तो ये सबसे आसान काम होता है कि भ्रमित कर दो और दूसरे रास्ते पर देश को लेके चले जाओ।
जब अमेरिका में ट्रंप की सत्ता पर खतरे मंडरा रहे हैं, जनता विरोध में है, लोकप्रियता माइनस में जा रही है, तो क्या ट्रंप के लिए भी ये सबसे आसान है? ये ट्रंप के लिए, मैं फिर कहता हूं, अमेरिका का नहीं बिगड़ेगा, हमारे जैसे लोगों का, मैंने भारत क्या देश कहा, हमें तो मैं तो पर जाना मैं चाहिए तो था। किसी की चिंता नहीं करता आशीष, मुझे तो अपने देश की चिंता करनी है। हम्म, मैं हर चीज का डेवलपमेंट अपने देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। हम्म, तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बनती है तो तेल पे भयंकर मारामारी होगी हम्म, हम्म, और हम सबसे बुरे फंसेंगे, हम्म, क्योंकि हम सिर्फ निर्यात पे ही हमारी एनर्जी सेक्टर पे अवलंबित है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज की हमने बात बहुत की है, वो तो सिर्फ बात है। लेकिन सिर्फ ये भाषणों में रहती है हाँ, और कागजों पे रहती है और योजनाओं में रहती है। उनका क्रियान्वयन हुआ होता तो आज भारत आत्मनिर्भर हो चुका होता। 2014 के बाद बोली हुई चीजें भी हो जाई होती तो, लेकिन प्रधानमंत्री सिर्फ बोलने के लिए जाने जाते हैं, क्रियान्वयन तो उनका वैसा भी रिजल्ट बहुत जीरो है। तो अमेरिका में यदि बहुत बड़ा विद्रोह है तो हो सकता है कि ट्रंप इस वजह से भी अमेरिका को युद्ध में झोंक देगा। जब युद्ध की स्थिति आती है तो अंदरूनी विद्रोह एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि फिर राष्ट्र की आपदा होती है वो। जैसे हमारे यहाँ पे भी, जैसे मुझे नहीं समझ में आता, जब जब ज्यादा विरोध होता है मोदी जी का तभी आतंकी हमले होते हैं। मतलब एक संयोग भी हो सकता है, संयोग भी हो सकता है, लेकिन बार बार होता है तो ये संयोग भी कैसा, ये मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है और सारे देश का फोकस चेंज हो जाता है। हाँ, सब पूरा सवाल बंद। ऐसा ही जब सबसे ज्यादा कम पॉपुलैरिटी मार्गरेट थैचर की आ गई थी यूके में, यूनाइटेड किंगडम, लंदन में, इंग्लैंड में, तब फोकलैंड नाम के एक छोटे आइलैंड के लिए इंग्लैंड युद्ध में चला गया और वो 1000 किलोमीटर दूर था। और वो युद्ध जीतने के बाद फिर मार्गरेट थैचर की रेटिंग एकदम ऊपर चली गई। लेकिन एक इस सब में एक फाइनल सवाल, जी7 तो अब आज और कल 2 दिन नजर रखनी है जी7 पे। मोदी जी के लिए इसको अलग अंदाज में भी सवाल को समझ सकते हैं। मोदी जी के लिए क्या राहत भरी खबर है ट्रंप का चले जाना? एक बिल्कुल राहत भरी खबर है। बस 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 बस, यदि वहां पे आप इमेजिन करिए मोदी जी स्टेज पे बैठे और वहां पे भाषण देते ट्रंप साहब, अब बोलते देखो मोदी जी बैठे हैं, पूछो उनको मैंने ट्रेड का बोल के चुप करवाया कि नहीं। तो मैं ऐसा ही ईरान और इजराइल का भी करना चाहता हूं। तो क्या जवाब देते प्रधानमंत्री जी? वही सबसे इस समय पूरी दुनिया तनाव में है, लेकिन मोदी हर आदमी अभी शायद इटली के, मैं देश कंफर्म नहीं कर पाया, मेरे दिमाग से निकल गया अभी बात करते करते, वहां के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मिलने गए और एक फ्रेम लेके गए थे वो। उस फ्रेम में एक डॉक्यूमेंट फ्रेम था। वो डोनाल्ड ट्रंप को बोले कि ये आपके जो परदादा थे ये मेरे देश में रहते थे, ओरिजिनल मेरे देश के थे, ये उसका वहां का सर्टिफिकेट है, आप भी अमेरिका में इमाइग्रेंट हो। बोल नहीं पाया, ट्रंप बोल नहीं पाया। थैंक यू बोल के बोला। जब आप अमेरिका में इमाइग्रेंट को गाली देते हो तो आप भी इमाइग्रेंट ही। 3 पीढ़ियां आपकी हमारे यहाँ, 3 पीढ़ी के पहले आप हमारे यहाँ थे। ये आपका डॉक्यूमेंट मुझे मिला परदादाओं का, तो मैं लेके आया दिखाने के लिए कि आपके लिए गिफ्ट है मेरा। आईना दिखाने वाले चुप नहीं रहते, क्योंकि जो आईना दिखाना चाहता है वो अपने देश की अस्मिता को किसी के पैरों के नीचे रोने नहीं देता। नेता सिर्फ 80 किलो का और 150 किलो का है, इससे नेता बड़ा नहीं होता। लाल बहादुर शास्त्री दिखने में सबसे छोटे, कम हाइट के, सिंपल बोलने वाले, जिनकी आवाज में भी कोई जोरदार नहीं थी, लेकिन विश्व को सबसे कड़ा संदेश देने वाले प्रधानमंत्री।
जय जवान और जय किसान का नारा लगाकर पाकिस्तान को सिंगल हैंडेडली ठिकाने लगाने वाले, और पाकिस्तान को अपने घुटने पे लाए ताशकंद करार रशिया में, और वो भी रशिया को अधिकार दिया कि तुम्हारे यहाँ ये ट्रीटी साइन होगी, अमेरिका को नहीं दिया। लेकिन अभी 56 इंच का सीना क्या करो हम? 56 इंच का सीना, तो अब स्थितियां जो तनावपूर्ण हो रही है दुनिया में। एक तो उन्होंने भगवान श्री राम, और वो तो खुद ही अवतार है भगवान के, खुद ही अविनाशी है, नॉन बायोलॉजिकल है। उन्होंने खुद को ही धन्यवाद दिया होगा कि मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूँ कि ट्रम्प नहीं है, तो कुछ क्या बोल जाता पता नहीं, तो थोड़ी इज्जत बच गई। ट्रम्प नहीं है तो सुकून में मोदी जी हैं, लेकिन दुनिया सुकून में नहीं है, ये आप मान लीजिए। इजराइल सुकून में नहीं है, ट्रम्प सुकून में नहीं है, अमेरिका सुकून में नहीं है, और मिडिल ईस्ट सुकून में नहीं है, और भारत भी सुकून में नहीं है। यकीनन सुकून में नहीं। हाँ, भारत भी हर तरह से, चाहे वो ऑयल की बात हो, चाहे जियोपॉलिटिकल बात हो, दोनों एंगल से सुकून में नहीं है। देखते हैं कि क्या होता है, अमेरिका पहुंच के क्या निर्णय होता है, क्योंकि कुछ ही घंटों की बात है, सामने आ जाएगा। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए, देश पर भी और दुनिया पर भी। हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद भाऊ, धन्यवाद। कल फिर आएंगे इसी कार्यक्रम में मिट्टे मुद्दा विद सुखवान खेड़े भाऊ के साथ। नमस्कार।